मदन मोहन के बाद निक मोडले का नाम सामने आने का मतलब है कि अभी इनका किरदार बाकी है। सुबह 11 बजे के बाद ही यह फैसला हो सकेगा कि इनका आइंदा क्या किरदार रहेगा। फिलहाल यही बेहतर है कि तुम इनके हमदर्द और खैर खा बने रहो। वीरा ने अपनी राय देनी जरूरी ख्याल की, लेकिन आप पहले ही कह चुके हैं कि आप निक मोडले से मिलने का खतरा मुंह लेने पर तैयार नहीं है। गजाला ने जल्दी से मुझे याद दिलाया, आपके जानी दुश्मनों में इस वक्त अमरीकी ही आपके बारे में सबसे ज्यादा बाखबर है और वो आपको पहचान सकते हैं। तुम बेफिक्र रहो, मैं इन खतरात से बेखबर नहीं हूं। मैंने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाया। अगर मुझे ये मालूम न हो जाता कि मदन मोहन हाल ही में यहां आया है तो मैं इसका भी सामना न करता। ओह, वीरा यूं चौंक कर मेरी बात में दखल अंदाज हुई जैसे उसे अचानक कोई भूला हुआ नुक्ता याद आ गया हो। अगर मदन मोहन हाल ही में यहां आया है तो वो बरसों पुराने नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल की सरबराही कैसे कर रहा था? वो मदन मोहन का जाती गिरोह नहीं है। सरकारी इदारों में तबादले रोजमर्रा का मामूल होते हैं। उसने अपने किसी पेशरू की जगह संभाली होगी। अव्वल खान ने कहा, इब्तदाई मनसूबाबंदी यकीनन किसी खरांट अफसर की रही होगी। मैंने अपनी राय देते हुए कहा, जब सब कुछ से चल पड़ा तो अब मदन मोहन को यहां भेज दिया गया। वो मखलूत इज्तिमात में हर सिंध से मेल जोल बढ़ाने में खास मलका रखता है। हो सकता है कि उसे कुछ मखसूस टारगेट दिए गए हों। तुमने बात को फिर उलझा दिया। सुल्तान शाह ने वीरा से कहा, जिक्र निक मोडले का हो रहा था और तुमने दोबारा मदन मोहन पर छलांग लगा दी। बस एक बात का ध्यान आ गया था। हाँ, तो क्या कह रहे थे? वीरा ने मुझसे पूछा। मेरी जगह कोई और टॉम कैट के कोड के सहारे निक मोडले से मिलेगा। मगर कौन? अव्वल खान ने पूछा। मेरी मजबूरियों से तुम वाकिफ ही हो। मेरी नजरें सुल्तान शाह पर मरकूज हो गई। मैंने इन दोनों को शीशे में उतार लिया है। वो रजामंद हो गए हैं। मैं अपने बजाय किसी और को निक मोडले से मिलने भेज दूं। मेरा ख्याल है कि सुल्तान शाह इस काम के लिए सबसे ज्यादा मौजूद रहेगा। मुझे बहुत खुशी होगी, उसने कहा। मैं घर में पड़े पड़े उकता गया हूं और तुम SSB में शामिल होने की तजवीज पर संजीदगी से गौर करो। वीरा ने मुझे मशवरा दिया, इनके सफों में शामिल होकर तुम इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हो। मेरी टूट फूट का जिम्मेदार कौन होगा? बाज तहफुजात के बगैर मैंने यह कदम उठाया तो फिर मैं दलदल में धंसता ही चला जाऊंगा। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इस वक्त वो दोनों तुम्हारी सलाहियतों से मरूब हैं। हो सकता है कि वो तुम्हारी बात शरायत मान ले। बात न बने तो तुम वैसे भी अपने घर में हो। सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो मेरी खूबियों के एतराफ के साथ साथ तरबियत का जिक्र जरूर करते हैं और जो तरबियत है इन्हीं की सरजमीन पर होगी। चाहे मेरे लिए मुश्किल तरीन हालात पैदा हो सकते हैं। राह का कोई ना कोई पुराना एजेंट मुझे जरूर पहचान लेगा। मुल्ला सरकार के जमाने से मेरी और उनकी अनबन चली आ रही है। इनमें शामिल होकर आपने किसी भी वक्त इनका साथ छोड़ा तो आपके खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं आपको ऐसा खतरनाक कदम उठाने का मशवरा नहीं दूंगी। खतरात को दावत देना अक्लमंदी की बात नहीं है। मैंने एक हल्का सा कहका लगाया और कहा, मैं अलीशेर के रूप में इनका मंजूर नजर हूं, वरना वो आज भी डैनी के खून के प्यासे हैं। मेरी और उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। इस बारे में तुमको खुद ही सोच समझ कर कोई फैसला करना होगा। अव्वल खान बोला, जज्बात की रोह में आकर कोई कदम उठाना खुदकुशी का मुतरादिफ भी हो सकता है। ऐसी लड़ाइयों में गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं होती। जो चूकता है वो लम्हा भर में मारा जाता है। इस बारे में वक्त आने पर देखा जाएगा। फिलहाल दिल मुराद से जरा सी छेड़छाड़ कर ली जाए। मैंने खुशदिली के साथ अपना इरादा जाहिर किया और फोन की तरफ बढ़ गया। मतलूबा आदमी तुम्हारे हाथ आ चुके हैं तो अब बिला वजह क्यों इसके मुंह लगते हो? वीरा ने नासहाना अंदाज में कहा, उसके हाल पर ही छोड़ दो। छोड़ा हुआ है। वो गफूर भट्टी की अगवा पर खासी तुरम खानी दिखा रहा था और कराची में रहने वालों से इंतकाम लेने की बातें कर रहा था। मैं उसे एक बार फिर बावर करवा देना चाहता हूं कि गफूर भट्टी के अगवा का कमांडर सईद, राजन या विक्रम से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। बात करते हुए मेरी उंगलियां मसरूफ रहीं। दूसरी तरफ घंटी की आवाज बुलंद होते ही मैंने अपनी पूरी तवज्जो रिसीवर पर मरकूज कर ली। दूसरी तरफ से दिल मुराद के किसी आदमी ने रिसीवर उठाया था। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, फोन का रिसीवर हाजी दिल मुराद को दे दो। मैंने अपने दिल पर जबर करके उसका पूरा नाम लिया था, वरना मैं उसको किसी भी कीमत पर हाजी कहने या मानने पर अमाता नहीं था। उसने मेरा नाम जानना चाहा तो मैंने सख्ती से कह दिया, इससे कह दो कि गफूर भट्टी को पकड़ने वाले सेठ का फोन है। उससे बात नहीं की तो आज रात ही उसकी लाश का पार्सल बाबा भट्ट पहुंचा दिया जाएगा। 1 मिनट ठहरो, मैं हाजी को बुलाता हूं। दूसरी तरफ से जल्दी से कहा गया। मेरे होठों पर बेसाख्ता जो मानी मुस्कुराहट फैल गई। दिल मुराद बहुत हरीस और बेईमान शख्स था। बदरी उर्फ विक्रम ने उसे फोन किया तो उससे कह दिया गया था कि दिल मुराद मुल्क से बाहर गया हुआ है, जबकि वो अपनी कचार में मौजूद था। बात सिर्फ इतनी थी कि जाली डॉलरों पर उसकी नीयत खराब हो चुकी थी और वह इनके मालिकों का सामना करने से गुरेज कर रहा था, जबकि गफूर भट्टी उसके लिए किसी न किसी हद तक अहम था। चंद सानियों के बाद दिल मुराद ही फोन पर आ गया। बोल बाबा, अभी क्यों फोन किया है?
1 करोड़ वाली बात याद दिलाने के लिए मैंने सजाइया लहजे में कहा, मैं तुम्हारे दोस्त को ज्यादा देर तक नहीं पाल सकता। इसकी शराब और खाने पीने पर हजारों रुपए का खर्च आ रहा है। सेठ तुम भी कोई कंगला सेठ मालूम होता है। भट्टी ने तुम लोग को जितनी गालियां दी थी तुम उससे 100 ऊपर मुझे दे दो और 2 लाख रुपया भी ले लो। भट्टी मेरा दोस्त है, मैं उसका सौदा बस इतने ही में कर सकता हूं, इससे आगे कोई बात नहीं हो सकता। तुमने उसके कुंबे बरादरी से बात करने का वादा किया था, मैंने उसे याद दिलाया। वो सब मुर्दार लोग मादीन हैं। गफूर भट्टी के रिश्तेदारों का जिक्र आते ही दिल मुराद भड़क उठा। जान दे देगा, माल नहीं देगा। 1 करोड़ का नाम सुनकर सबको साफ सूंघ गया। भट्टी ने उम्र भर इन लोगों के लिए जी जान मारा, दुनिया जहां का बदमाशी और हेरा फेरी किया, मगर अब वो शायद इसके कफन दफन का चंदा भी नहीं देंगे। इन सबको गर्क करो, मैं इसका जिगरी यार हूं, मेरा बात मान लो। तुम खुद ही इन्हीं धंधों में करोड़पति बने हो। मैंने उसकी चुटकी ली। क्या तुम्हारी नजरों में भट्टी जैसे गहरे दोस्त की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? मैं तेरे बाप का पैसा लेकर करोड़पति नहीं बना, ये मेरा माल है। आजकल दोस्त दोस्त को बेचकर माल बनाता है। मैं फिर भी तेरे को ऑफर दिया है, नहीं मानेगा तो तेरे को कोई भट्टी का 2 रुपया भी नहीं देगा। फिर भट्टी को भूल जाओ, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं पत्थर बांधकर उसे गहरे समंदर में गर्क कर दूंगा ताकि तुम लोगों का कफन दफन का खर्च भी बच जाए। मगर यह याद रखना कि कराची में कभी भी तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ एक से एक खर्च दिमाग पड़ा है। कभी मुझसे टकरा गए तो तुम्हें भी उठाकर कहीं फेंक दूंगा। अरे गदागिर का बच्चा, उसकी इस्तियाल अमेज आवाज उभरी। मैं गफूर भट्टी नहीं हूं, मेरी तरफ आंख भी उठाया तो तोड़ मरोड़ कर तेरी सारी सेठी को पिचका दूंगा। तू समझते क्या अपने आप को? मैंने अपनी बेसाख्ता हंसी रोकते हुए कहा, अब मैं तीसरी मर्तबा फोन नहीं करूंगा। समझ लो कि आज गफूर भट्टी की आखिरी रात है। जल्दी तुम पर भी यह वक्त आएगा। उसके धाने से निकलने वाली गलीज और गुसीले अल्फाज एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होने लगे। मैंने बेपरवाही से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। एक हिस्सा भी खत्म हुआ। अव्वल खान ने इत्मीनान से कहा, तुम्हारी इस फोन कॉल के बाद इसे पूरा यकीन हो जाएगा कि गफूर भट्टी को अपने ड्राइवर की बदकलामी और इश्तियाल अंगेजी का खुमियाजा भुगतना पड़ा है, वरना उसे शुबा रहता कि भट्टी के अगवा में कमांडर सईद ही का हाथ है। यह किस्सा खत्म हो गया, लेकिन मेरी उलझन शुरू हो चुकी है। सुल्तान शाह ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुमने फैसला कर लिया है कि कल मुझे टॉम कैट के कोर्ट से निक मोडले से मुलाकात के लिए जाना है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं कि वहां जाकर मुझे क्या करना है। कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। किसी का खून किसी पर नहीं होता, वीरा बोले बगैर नहीं रह सकी। खून अपने बदन में रहता है या फिर जमीन पर अब बहता है। अब तो वैसे भी खून बहाने की रीत कम होती जा रही है। एक गोली चलती है, नन्ना सा सुराख होता है और किस्सा खत्म। गफूर भट्टी जैसा पुरशकू अंजाम बहुत कम खुश नसीबों के हिस्से में आता है। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें भी इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। सुल्तान शाह ने दुआया अंदाज में अपने दोनों हाथ उठा दिए। गजाला हंस पड़ी। कव्वों के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। वीरा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अचानक फोन की घंटी बजने लगी और वो बहस वहीं दम तोड़ गई। अव्वल खान इस वक्त स्पीकर फोन के करीब बैठा हुआ था। उसने सबको खामोश रहने का इशारा करते हुए स्पीकर फोन ऑन कर दिया। हेलो, मैं सईद बोल रहा हूँ, मुझे अव्वल खान या डैनी से बात करनी है। स्पीकर पर उभरने वाली भारी मर्दाना आवाज बिला शक व शुबा नेवल इंटेलिजेंस के कमांडर सईद ही की थी। हाँ सईद, क्या खैर खबर है? अव्वल खान ने खुश मिजाजी का मुजाहरा करते पूछा। कोटादू वाले वाकये के बारे में कुछ कड़ियां मिली हैं जो खासी दिलचस्प है। वेरी गुड, तुम बताते चले जाओ, मैं पूरी तवज्जो से एक एक लफ्ज सुन रहा हूँ। थर्मल कंट्रोल रूम के कंसोल में टाइम बम छुपाने वाले लड़के का नाम परवेज मसीह है। उसने ये काम अपने बाप की हदायत पर किया था। उसने टाइम बम का वक्त अपनी छुट्टी के 10 मिनट बाद सेट किया था। धमाका होने तक वो बेचैनी से वसी अहाते में टहलता रहा। धमाका होने के बाद उसने मरकजी इमारत में वाक़ थर्मल कंट्रोल रूम के बजाय गेट का रुख किया तो सिक्योरिटी वालों को इस पर शुबा हुआ और उन्होंने उसे रोक लिया। इसकी वो हरकत वाकई गैर फितरी थी। धमाका होते ही हर मुलाजिम को जाए हादसा की तरफ छोड़ना चाहिए था ताकि अपने साथियों की मदद कर सके। इसीलिए कहते हैं कि मुजरिम अपने जुर्म का खुद ऐलान करता फिरता है। परवेज को अपने बाप की हदायत से आगे एक लफ्ज भी मालूम नहीं है। अब वो अपने और अपने बाप के अंजाम से सख्त खौफजदा है और इसका बाप क्या कहता है वो भी तो तहवील में ले लिया गया था। फादर माइकल मसीह अपने बेटे के मुकाबले में कदरे सख्त जान था, मगर वो भी बोल पड़ा है। ये किसी गिरोह की कारगुजारी नहीं है बल्कि ब्लैक मेलिंग के सताए हुए एक मजबूर शख्स की वारदात है। ब्लैक मेलिंग? अव्वल खान ने तहज़्ज़ुर ज़दा आवाज में उतराया। इस पादरी को कौन ब्लैकमेल कर रहा था? आइजक बेल। कमांडर सईद के इस इंकिशाफ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो स्पीकर फोन पर कह रहा था फादर माइकल का बड़ा बेटा 3 बरस से गैर कानूनी तौर पर न्यूयॉर्क में रह रहा है। 1 साल पहले वो ट्रैफिक के एक हादसे में मुलविस होकर मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी गिरफ्तारी के चंद रोज बाद फादर माइकल को न्यूयॉर्क से एक फोन पर किसी गैर मुल्की ने AB के नाम से मुखातिब किया और पैगाम दिया कि अगर वो न्यूयॉर्क में अपने बेटे की आज़ादी चाहता है
तो उसके आकाम पर अमल करता रहे, वरना इसके बेटे को रियासती जेल में सजाएं काटनी पड़ जाएगी। और वो इस पर तैयार हो गया। अव्वल खान ने बेताबी से लुकमा दिया। वह मजबूर था क्योंकि उसका बेटा आधा किलो हेरोइन लेकर कामयाबी से अमेरिका में दाखिल हुआ था। इन लोगों ने तशद्दुद करके उससे 3 साल पुराने वो वाकयात भी उगलवा लिए थे। फादर माइकल की रजामंदी हासिल करने के बाद AB ने आजमाइशी तौर पर 3 दिन बाद कोट अदू की किसी इबादत गाह में बम का धमाका करने का हुक्म दिया। इसका कहना था कि वो अपने जराए से इस धमाके की तस्दीक करेगा। फादर सख्त परेशान रहा। बुनियादी तौर पर वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन अपने बड़े बेटे की आज़ादी के लिए उसने AB की शर्त मंजूर कर ली थी। उसे और कुछ न सूझा तो उसने मुकर्रर दिन अपने ही गिरजाघर के हाल में एक देसी बम रख दिया। धमाका हुआ और अगले ही दिन AB ने दोबारा उसे फोन करके कामयाबी पर मुबारकबाद दी। एक तवील वक्फे के बाद AB का तीसरा फोन चंद रोज कबल उसे मौसूल हुआ। उसे पहले ही मालूम था कि माइकल का दूसरा बेटा पावर हाउस में काम करता है। उसकी ख्वाहिश थी कि हफ्ते के दिन पावर हाउस में धमाका किया जाए, वरना माइकल का बड़ा बेटा दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। कमांडर सईद की जुबान से वो कहानी सुनते ही मुझे बेख्तियार नादरा याद आ गई। CIA के असिस्टेंट डायरेक्टर गैरी हार्ट और इंस्पेक्टर जेफ मिलर ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में नादरा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। एक तरफ वो उसे इसके शौहर गनी की रहाई का लालच दे रहे थे, तो दूसरी तरफ ये धमकी भी मौजूद थी कि इसने इन लोगों से ताउन न किया तो बैरून मुल्क जेर तालीम फर्क को तारीक तरीन मुस्तकबिल का सामना करना पड़ेगा। नादरा इनके सामने बेबस हो गई थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वह हमारे किराए के फ्लैट की मालिका थी। उसने अपनी मुश्किल मेरे सामने रख दी और फिर CIA के दोनों एजेंट माजूल होकर अपने जख्म चाटते हुए वापस लौटने पर मजबूर हो गए। माइकल मसीह की कहानी भी इसी से मिलती जुलती थी। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की कमजोरियों का सुराग लगाकर इनके करीबी रिश्तेदारों को ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाना CIA और डेविड स्टार्स वालों का मुश्तरका और मरगूब तरीन तरीका वारदात मालूम होता था। फादर माइकल ने अपने छोटे बेटे को एक फर्जी बिशारत का किस्सा घड़कर इस घनौनी वारदात पर आमादा किया था। स्पीकर फोन पर कमांडर सईद बता रहा था। परवेज मसीह मुतमईन था कि वो अपने बाप के हुक्म की तामील करके एक मुकद्दस बिशारत को पूरा करेगा। इस मामले में बाप बेटे के सिवा कोई तीसरा फर्द मुलव्विस नहीं था। इन्हें धमाके के लिए बम किसने फराहम किया था? अव्वल खान ने पूछा। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के साथ जहां हेरोइन ने पाकिस्तान पर जलगार की थी, और छोटे बड़े हथियारों के बेशुमार चोर बाजार भी फैलते चले गए। आज ऐसी चीजें हर शहर में आम आदमी की दस्तरस में। फिर इन दोनों के बारे में क्या फैसला किया गया? अव्वल खान फिक्रमंद नजर आने लगा था। फिलहाल ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम मजीद किसी कामयाबी की उम्मीद में इन दोनों पर मेहनत कर रही है। बासपुरस का सिलसिला खत्म होने के बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा। इन दोनों का जुर्म बहुत संगीन है और मुल्क से किसी गद्दारी के बराबर है। इनका आखिरी अंजाम यही होना चाहिए, मगर मेरी राय है कि आर्जी तौर पर इन्हें ढील दी जानी चाहिए। AB यकीनन तुम्हारा आइजक वैली हो सकता है, जो तुम्हारे कहने के मुताबिक अब रास अलमेडा का जानशी है। वो फादर माइकल से दोबारा राब्ता करेगा। माइकल को सख्त वार्निंग के साथ ब्रीफ कर दिया जाए तो हमें आइजक बेल के अगले हदफ या हिकमत अमली के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। तुम बिल्कुल सही समत में सोच रहे हो। इस वक्त यही बेहतरीन रास्ता होगा। इन दोनों को तो किसी भी वक्त हिरासत में लेकर सजा याब कराया जा सकता है। तुमने अपनी बात ऊपर वालों तक तो पहुंचा दी होगी। ये ख्याल अभी अभी आया है। ऊपर वालों से भी बात कर लूंगा। आखिरी फैसला बहरहाल दूसरे ही करेंगे जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। वो दोनों मजीद चंद सानियों तक दोस्ताना अंदाज में बातें करते रहे। फिर फोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया। अभी तक इनके बारे में तुम्हारे सारे अंदाजे दुरुस्त साबित होते चले आ रहे हैं। स्पीकर फोन बंद हो जाने पर वीरा ने तारीफी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा मालूम होता है जैसे वो लोग डैनी के मशवरे से मंसूबे बना रहे हैं। सुल्तान शाह बोला, यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदाजे हकीकत से बहुत करीब होते हैं। अव्वल खान ने एतराफ किया, तुमने पहले ही कह दिया था कि कोट अदू का हादसा किसी की इनफरादी तकरीबकारी है। यहाँ डेविड स्टार्स के मुखबरों का कोई बाकायदा निजाम सिरे से मौजूद नहीं है। इतनी तारीफें ना करो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। मैंने हंस कर कहा, एक आम सा अंदाजा था। तुम लोग भी अपने ज़हनों पर जोर देकर यही नतीजा अखज़ कर सकते थे। कोटादू जैसे दूर उफ्तादा शहर में माइकल मसीह का किरदार बेनकाब होने के बाद एक और सवाल भी सामने आता है। गजाला ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। इस वक्त लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क रह रहे हैं। इनमें से हजारों सिर्फ अमेरिका में होंगे और वो सब फरिश्ते नहीं हो सकते। शायद तुम्हारा ख्याल है कि वो लोग नादरा और माइकल मसीह के अलावा कुछ और लोगों को भी ब्लैकमेल कर रहे होंगे। वीरा ने तीखी नजरों से गजाला की तरफ देखते हुए पूछा, इसमें कोई शुबा नहीं हो सकता। अव्वल खान ने फौरन वीरा की तायद की। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे कारामद मकामियों के होते हुए रास अलमेडा को भारत से रा के 2 एजेंटों की मदद तलब करने की जरूरत क्यों पेश आई? गजाला ने अपनी उलझन सबके सामने पेश कर दी। तुम्हारा यह नुक्ता वाकई बहुत अहम है, वीरा ने इकरार में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में इसका क्या सबब हो सकता है? सुल्तान शाह ने गजाला से पूछा।
सुबह मालूम होता तो मुझे ये सवाल करने की जरूरत ही पेश ना आती। गजाला ने सादगी से कहा। तुम क्यों खामोश बैठे मुस्कुराए जा रहे हो? अव्वल खान ने मुझसे सवाल किया। गजाला की सादगी और हमाकत पर गौर कर रहा हूं, मैंने जवाब दिया। वो जिन लोगों को भी कमजोरियों की बिना पर ब्लैकमेल कर रहे हैं वो सब शरीफ और अयालदार लोग होंगे जो किसी गिरोह की सूरत में मुनज़्ज़म नहीं है। ऐसे आम और बेज़रर लोगों को डरा धमका कर वो किसी छोटी मोटी तकरीबकारी पर जरूर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इनसे किसी साजिश या मनसूबाबंदी में अहम काम नहीं ले सकते। मैं अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूं, लेकिन मेरे दुश्मन मुझसे खौफ खाते हैं। रासलमैंडा मेरे मुकाबले में अनाड़ियों को मैदान में उतारने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। तुम जैसे मक्कार और खतरनाक दुश्मन को जेर करने के लिए उसे तजर्बेकार और पेशावर अजनबी चेहरों की जरूरत थी जो राह के नौवार्द एजेंट पूरी कर सकते थे। चाहे तुम यही कहना चाह रहे हो? वीरा ने मेरी अधूरी बात मुकम्मल करके ताई तलब लहजा में सवाल किया। मैं गजाला के सवाल का इससे बेहतर जवाब तलाश नहीं कर सकता। फिर तो ये भी हो सकता है कि मुल्क भर में कोठादू जैसी तकरीबकारियों का लामतलाही सिलसिला चल पड़े। वीरा ने खदशा जाहिर किया। वो अपने दबाव में आए हुए हर मकामी को किसी छोटी मोटी वारदात पर मजबूर कर सकता है। तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही और दूर चली गई हो। मैंने कहा, माइकल मसीह ने अपने चर्च के हाल में पहला धमाका करके इन्हें अपनी वफादारी का सबूत दिया था। कितने लोग इतना हौसला रखते हैं? हर शख्स माइकल मसीह नहीं हो सकता। और फिर यह भी एक अहम बात है कि नादरा के शोहर और माइकल के बड़े बेटे पर हेरोइन के स्मगलिंग के यकसा इल्जाम थे। हो सकता है कि वो सिर्फ हेरोइन के स्मगलरों के लवाहिकीन की तलाश में रहती हूँ, क्योंकि अमेरिका में इस जुर्म की सजा बहुत संगीन है। छोटे मोटे जराइम की वजह से कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने पुरख्याल लहजे में कहा। पाकिस्तान से हर रोज हजारों अफराद बैरून मुल्क जाते हैं। मशरकी वस्ता का रुख करने वालों में अनपढ़ मेहनत कशों की ज्यादा तादाद होती है, लेकिन मगरिब का रुख करने वालों में अक्सरियत का ताल्लुक तालीम याफ्ता घरानों से होता है। इन मंशियात ले जाने वालों की भी तादाद आटे में नमक से भी कम होती होगी। जो पेशावर होते हैं वो अपने खुफिया राब्तों की बिना पर साफ निकल जाते हैं। पकड़े जाने वाले 10-20 हजार में एक आध से ज्यादा नहीं हो सकते। इतनी कलील तादाद में से भी इक्का दुक्का अफराद ही इनके ढब पर पूरे उतरते होंगे। नहीं, पाकिस्तान में आइजक बेल डेविड स्टार्स और CIA के लिए काम करने वालों की तादाद काबिल जिक्र नहीं हो सकती। गुड, तुमने मेरे दिल की बात पूरी तरह खोल कर बयान कर दी। मेरा अंदाजा है कि अब फादर माइकल की कहानी इसी के साथ खत्म हो जाएगी। ये सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। मेरी ब्रीफिंग अचानक सुल्तान शक रहा। थोड़ी देर बाद SSB के एजेंटों की तरफ चल दोगे और मुझे कुछ पता नहीं होगा कि सुबह 11 बजे मुझे क्या करना है। परेशान होने की जरूरत नहीं, आज की रात अपनी ही है। मैं इन दोनों को गुंजा देकर आया हूं। ब्रीफिंग के साथ साथ हमें थोड़ी सी तैयारी भी करनी होगी। काम के सिलसिले का आगाज खाने के बाद ही मुनासिब रहेगा। मैंने हंसते हुए कहा, पेट में चारा पड़ जाए तो अकल तेज हो जाती है। खाना बिल्कुल तैयार है। गजाला ने फौरन ऐलान किया। 5 मिनट के नोटिस पर मेज लग सकती है। माइक्रोवेव ओवन का यही एक कमाल है। बासी खाने भी आनंद फानन में तरोताजा होकर दस्तरखान पर आ जाते हैं। दुआ दो नादरा को जिसने हमें ऐसा सजा सजा फ्लैट फराम किया है और खुद रहीम यार खान में खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रही है। वीरा ने टुकड़ा लगाया और कमरा मिले जुले कहकों के शोर से गूंज उठा। एक जमाना था कि अमेरिकी कौंसल खाने की कई मंजिला इमारत में जदीद तर्ज तामीर का एक शाकार तस्वुर किया जाता था। कंक्रीट ईंटों और शीशे से बनी हुई इस इमारत के पोर्च पर गजों आगे निकले हुए बेसतून बीम लोगों को हैरान कर देते थे। देखने में यूं लगता था जैसे वो बीम आहिनी रस्सों या सलाखों के सहारे इमारत के ऊपर वाले हिस्सों से बंधे हुए होंगे। मगर फिर शहर में उभरती हुई जदीद इमारतों में इस इमारत की इनफरादियत मान पड़ते पड़ते तकरीबन मालूम होगी। अब्दुल्ला हारून रोड पर फ्रेयर हाल के सामने बनी हुई इस इमारत के गिर्द इब्तिदा में कोई अहाता नहीं था। इसके सामने फैले हुए बाजार के दरमियान बनी हुई साफ सुथरी राहदारियों से गुजर कर भी मुलाकाती बराह रास्त बरामदे तक रसाई हासिल कर सकता था। इसकी रहनुमाई के लिए अमला मुतय्यन रहता, मगर जूं जूं आलमी अमेरिका की बढ़ती हुई सियासी और मुआशी चिरादस्तियों के खिलाफ लहर जोर पकड़ती गई, इस इमारत को मुश्तिल मुजाहिरीन और मुश्तिल गिरोहों से महफूज रखने की कोशिशें शुरू कर दी गई। इन कोशिशों के इख्तिताम पर इमारत के गिर्द खुली खुली सलाखों वाली ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी थी। इमारत के मुहाफिज बरामदे में बैठे फाटक और इससे बाहर फैली हुई फुटपाथ और सड़क पर नजर रख सकते थे।